हाँ, तो हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण, भारत में किस तरह से विकेंद्रीकरण हुआ, सत्ता का विकेंद्रीकरण किस तरह से हुआ, उसके बारे में हम आज वाले पीरियड में पढ़ेंगे। तो इसमें ये देखेंगे कि हाउ कैन द लीडर ऑफ ए कोलिशन कीप द पार्टनर्स ऑफ गवर्नमेंट सेटिस्फाइड। किस तरह से जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है, जो गठबंधन सरकार होती है, गठबंधन सरकार के सामने क्या क्या समस्याएं होती हैं कि वो और सारे नेताओं को और जो उसके पार्टनर रहते हैं गठबंधन में, क्योंकि कोई एक सरकार का तो गठबंधन है नहीं, गठबंधन जैसे एनडीए हो गया, यूपीए हो गया, है ना, इनके साथ में 25-25, 30-30, 40-40 छोटी छोटी पार्टियां जुड़ी हुई हैं। तो इनके क्या प्रेशर रहते हैं उसको हम इस एक चित्र के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, ये चित्र हालांकि तुम लोगों की बुक में दिया बना हुआ है। इसमें एक तो गठबंधन सरकार, इसमें एक सबसे बढ़िया चीज जो है ना वो क्या है कि गठबंधन सरकार, बगल में मशाल जल रही है, उसमें लिखा है गठबंधन सरकार, उसकी खिचड़ी पक रही है, गठबंधन सरकार की आग जल रही है, लगातार आग जल रही है, मतलब बहुत तेज उसकी आंच है, उसका इफेक्ट, उष्मा, हीट बहुत ज्यादा है। सिंहासन पर बैठे हैं प्रधानमंत्री, ये हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनका कार्टून है, हाथ में कमल का फूल लिए हुए हैं, ये बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, कमल का फूल। अटल बिहारी वाजपेयी के चेहरे को अगर देखोगे तो पसीना टपक रहा है बिल्कुल, मतलब है प्रधानमंत्री लेकिन भयंकर पसीना आ रहा है, हालत खराब हो रही है। किसकी वजह से हालत खराब हो रही है? गठबंधन सरकार की जो आंच आ रही है उसकी वजह से इनकी हालत खराब हो रही है। अब इनका जरा सिंहासन अगर देखोगे ध्यान से तो सिंहासन में अलग अलग चेहरे दिखाई देंगे, अलग अलग जो ये बम बने हुए हैं, बम बम है, और दिवाली में लाल वाले बम होते हैं ना, उस तरह से बम इसमें बने हुए हैं। और सबसे इधर कॉर्नर पर एक साइकिल का निशान बना हुआ है, ये साइकिल का निशान का है, समाजवादी पार्टी का है। ठीक है ना, इसके ऊपर ये दो पत्ती है, ये डीएमके का निशान है ना। इसके ऊपर पीछे वाले जो दो और बम बने हुए हैं, इसमें और अलग अलग नेता है ना। इसके राइट साइड में भी ये अलग बम है, ये अलग बम है। तो ये बहुत सारे बमों के सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि गठबंधन सरकार चलाना कितनी भारी मुसीबत का काम है, कि इनका केवल एक ही काम रह जाता है कि ये जो छोटे छोटे दल हैं, इन छोटे छोटे दलों को किस तरह से हम खुश रखें। अगर नहीं खुश रखेंगे तो वो अपना सपोर्ट खींच लेंगे और सरकार गिर जाएगी। जैसे कि आज तुम लोगों को मालूम है कि सरकार बनाने के लिए कम से कम उनके फेवर में 273 से ज़्यादा, लोकसभा में 273 या उससे ज़्यादा मेंबर होना चाहिए उसके सपोर्ट में। तो हमारे पास तो 150 थे, 200 मेंबर थे, बाकी मेंबर हमने दूसरे गठबंधन की पार्टियों के जो जीते थे मेंबर, उनको अपने साथ अपना लिया है। तो ये लोग हमेशा अपनी कुछ न कुछ मांगे रखते रहते हैं, जिसके कारण केंद्र सरकार अस्थिर रहती है, कभी भी वो गिर सकती है। कोई भी ऐसी डिमांड कर सकता है जो उनकी पार्टी के लिए फायदेमंद हो लेकिन देश के लिए हो सकता है नुकसानदेह हो, ऐसा हो सकता है। इसीलिए इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर पसीना दिखाया गया है कि गठबंधन सरकार चलाना इतना आसान नहीं है। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, यानी सत्ता का हस्तांतरण। तो ये सत्ता के हस्तांतरण की एक बहुत अच्छी टेक्निक भी है कि कोई एक पार्टी अगर बहुमत प्राप्त करती है तो वो अपने आप को तानाशाह जैसा समझने लगती है, और उसके बहुत सारे फायदे हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं। नुकसान किस चीज़ में हो सकता है कि जो फेडरलिज्म है, संघवाद है, उसमें नुकसान हो सकता है, बाकी और ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन फिर भी ये उस कार्टून उसको शो करता है। इसके बाद अगला कार्टून, अगला चीज़ जो आती है, शुड द स्टेट गो टू द सेंटर विथ ए बैगिंग बाउल, कि क्या राज्यों को, ये जो अलग अलग आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये सब जो भीख मांगने के लिए खड़े हुए हैं, ये सब है राज्य, और राज्यों के हाथ में कटोरा है ना। राज्यों के अलग अलग, सबसे आगे जो राज्य है वो केरल है। उसके पीछे जो राज्य है वो क्या है? मद्रास, मद्रास, है ना। तो इसी तरह से उड़ीसा, बंगाल, बिहार, ये सब अलग अलग राज्य भीख का कटोरा लेकर खड़े हुए हैं।
और यहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी खड़ी हुई है केंद्र सरकार की शक्तियों को। ये इनके पास जो खाने का जो डब्बा है उसमें लिखा है राज्यों की शक्तियाँ। तो राज्यों को शक्तियाँ बांट रहे हैं ये लोग एक एक चम्मच भर भर के, और बाकी राज्य लोग खड़े हुए हैं। तो क्या इस तरह से होना चाहिए? ये एक बड़ी समस्या है ना। ये समस्या इस बात को इंडिकेट करती है कि जैसे अपन ने बात की थी इंग्लैंड में यूनिटरी सिस्टम है, यानी एकात्मक संविधान है, एकात्मक संसदीय शक्ति है। तो वहां पर केवल एक पार्लियामेंट है और छोटे छोटे कुछ एरिया को उन्होंने थोड़े थोड़े पावर दे के रखे हैं, और ये लोग इसी तरह से पावर को मांगते रहते हैं। भारत में संघवाद है, राज्यों को और केंद्र को अलग अलग पावर दिए गए हैं। उसके बाद भी कभी कभी जब सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, ज़्यादा पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट कब होगी? जब उनके पास मेंबर ज़्यादा होंगे, लोकसभा में मेंबर ज़्यादा होंगे, 350, 400, 450 मेंबर। जब इतने सारे मेंबर हो जाते हैं लोकसभा में, तो केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, और जो उसका प्रधानमंत्री रहता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। वो अपनी मर्जी से स्टेप्स लेता है, और राज्यों के पास कोई पावर नहीं रह जाते, राज्य अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये चित्र इस बात को इंडिकेट करता है। तो इंदिरा गांधी जब थी उस वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, ठीक है। अब इसके बाद अपन अगले उसमें आते हैं, शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारत में कौन कौन सी प्रमुख भाषाएं हैं? तो ये सारी प्रमुख भाषाएं हैं, और 22 भाषाएं, और उनको बोलने वाले लोग अलग अलग। असमी बोलने वाले 1.26, बंगाली 8.03, बोडो 0.12, डोगरी 0.21, गुजराती 4.5, हिंदी 43.63। सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोगों का परसेंट हिंदी का है। फिर कन्नड़ा 3.6 है, कश्मीरी 0.5 है, कोंकणी 0.19, मैथिली 1.19। मैथिली कहाँ बोली जाती है? मिथिला। मिथिला कहाँ पर था? आज का जो बिहार है वो मिथिला है, मिथिला वहाँ पर था, तो मैथिली वहाँ पर बोली जाती है। मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरल में मलयालम बोली जाती है ना। और 7वें नंबर पर था कन्नड़ा, ये कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में, ठीक है ना। और इसी के साथ मणिपुरी 0.15 मणिपुर में, मराठी 6.86 महाराष्ट्र में, नेपाली 0.24। नेपाली नेपाल में बोली जाती है, लेकिन अपन भारत की बात कर रहे हैं। तो भारत में जो नेपाली लोग अलग अलग जगह पर रह रहे हैं, क्योंकि हम नेपाल को अपना छोटा भाई समझते हैं, बिल्कुल छोटा सा। जैसे अपने घर में 2-3 महीने का बच्चा अगर है तो उसकी हम कितनी केयर करते हैं ना, उसी की तरीके से हम नेपाल की भी केयर करते हैं। लेकिन नेपाल, अब जैसे छोटा बच्चा 3-4 महीने का, कभी तुम्हारे बाल नोचेगा, है ना, कभी नाक में उंगली डाल देगा, कभी कान में उंगली डाल देगा, है ना, कभी तुम्हारे ऊपर पानी गिरा देगा। तो उसी तरह से नेपाल भी कभी कभी इस तरह की शरारतें करता है ना। अभी भी कुछ समय से नेपाल शरारतें करता आ रहा है, फिर भी हम छोटे बच्चे की तरह से उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है ना। उड़िया, उड़िया 3.10% लोग बोलते हैं भारत में। उड़िया मतलब उड़ीसा में उड़िया बोलने वाले लोग हैं। पंजाबी पंजाब में बोलते हैं 2.74। संस्कृत बोलने वालों की संख्या इसमें नहीं है, एन लिखा हुआ है, मतलब नहीं मालूम है। ये इनकी संख्या बहुत कम है, 10 लाख के से भी कम है ना, संस्कृत में जो लोग आपस में बातचीत करते हैं। संथाली, ये 0.61% लोग संथाली। संथाली ये बेसिकली झारखंड में संथाल परगना और संथाल नाम की एक जो जनजाति है वो लोग बोलते हैं। तो झारखंड सॉरी, झारखंड और पश्चिम बंगाल में संथाली भाषा बोली जाती है। ये जो मैं जगह का नाम बता रहा हूँ ना, ये तुम लोग नोट भी करते हैं ना, ये कौन सी जगह पर कौन सी भाषा बोली जाती है ना। फिर सिंधी, सिंधी वैसे तो पाकिस्तान में सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत में बोली जाती है, लेकिन भारत में सिंधी बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। जो जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय बहुत सारे लोग भारत में आ गए। अब भारत में आ गए तो उनके लिए एक अलग अलग शहर बसाया गया। जैसे भोपाल में एक शहर बसाया गया बैरागढ़, जहाँ पर सिंधी लोगों की बहुलता है। तो इस तरह से कई शहर बसाए गए जहाँ पर सिंधी लोग रहेंगे, हिंदी बोलने वाले लोग हैं। तो 0.23% है। तमिल, ये कहाँ बोलते हैं? तमिलनाडु में 5.70 है। फिर आता है तेलुगु, तेलुगु 6.70% बोलने वाले लोग हैं। तो तेलुगु सबसे कहाँ पर बोली जाती है सबसे ज़्यादा? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु भाषा बोली जाती है। और उर्दू 4.19, उर्दू ये बेसिकली
उर्दू की का बहुत ज़्यादा बड़ा इतिहास नहीं है। क्या होता है कि फारसी जो है ना, फारसी फारस में जो बोली जाती थी वो भारत में आई और उसमें हिंदी के शब्दों को मिलकर उर्दू बनी। उर्दू भारत में ही बनी। तो उर्दू नॉर्मली भारत में रहने वाले अधिकांश मुस्लिम लोग जो है ना वो बोलते हैं। तो कई जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को सेकंड राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है ना। तो ये तो अलग अलग भाषाएं थी। अब ये पहले वाले उसमें जो भाषाएं थी, पहले वाले कॉलम में ब्लू में जो लिखा हुआ है, इसमें कुछ भाषाएं असमी असम में बोली जाती है, बंगाली बंगाल में, बोडो ये असम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर के आसपास के एरिया के कुछ आदिवासी हैं, वो इस बोडो लैंग्वेज को बोलते हैं। ठीक है ना। डोगरी ये कश्मीर के आसपास बोली जाती है। कश्मीर और उत्तरांचल में नेपाली जो लोग हैं, यानी मंगोलायड प्रजाति के जो लोग हैं, वो लोग डोगरी भाषा बोलते हैं। गुजराती गुजरात में बोलते हैं। हिंदी पूरे भारत में एक्सेप्ट तमिलनाडु एंड नागालैंड, बाकी जगह हिंदी बोली जाती है। कन्नड़ा कर्नाटक में थी। कश्मीरी कश्मीर में थी। कोंकणी, ये कोंकणी गोवा और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है ना। मैथिली का बता दिया था मैंने, उत्तर प्रदेश सॉरी बिहार, उत्तरी बिहार में, और मलयालम केरल में बोली जाती है। ठीक है ना। तो ये हमारे देश की भाषाएं थी जो अलग अलग एरिया में बोली जाती हैं। ठीक। अब इसके बाद अपन आते हैं फेडरल गवर्नमेंट या जो विकेंद्रीकरण होता है उसके बारे में देखते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट जो होती है ये नॉर्मली दो या उससे अधिक स्तरों वाली होती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि कई देश दुनिया के ऐसे हैं जहां पर दो स्तर की सरकारें हैं। कौन कौन सी स्तर की सरकारें? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की और एक स्टेट गवर्नमेंट की। तो भारत जैसे विशाल देश में केवल दो स्तर की शासन व्यवस्था से बढ़िया शासन नहीं चल सकता, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है। इसको कई लोग उपमहाद्वीप भी बोलते हैं। 130 करोड़ लोग हैं। भारत के कई राज्य तो इतने बड़े बड़े हैं कि यूरोप के आज़ाद देश जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, है ना, इटली, इंग्लैंड, इनसे भी बड़े बड़े भारत के राज्य हैं। ठीक है ना। तो जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश, अकेला उत्तर प्रदेश रूस से भी बड़ा है ना, रूस से बड़ा है। महाराष्ट्र की जनसंख्या लगभग जर्मनी के बराबर है ना। और उसके अलावा भी हमारे देश के अंदर के जो राज्य हैं उनमें खुद बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारी वैरायटी है, धर्म को लेकर, संस्कृति को लेकर, भाषा को लेकर। तो इसलिए इन राज्यों के अंदर भी भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो स्टेट को पावर दे दी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो वैरायटी है उसको भी अलग अलग करने की जरूरत है, उसको भी सत्ता बांटने की जरूरत है। ठीक है ना। तो 3 स्तर की सरकार होना यहाँ पर जरूरी है किसी भी देश में, यानी भारत जैसे बड़े देश में 3 स्तर की सरकार होना बहुत जरूरी है। तो जब केंद्र और राज्य उनकी सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है, लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है। लोकल गवर्नमेंट मतलब स्थानीय सरकार। इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। इसी को विकेंद्रीकरण कहते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण जो हम आज पढ़ रहे हैं। क्या होता है? केंद्र और राज्य इनसे कुछ शक्तियां लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती हैं, स्थानीय सरकार को दे दी जाती हैं, जिसको हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण इसलिए किया जाना चाहिए कि कई मुद्दे होते हैं, कई समस्याएं होती हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ये सॉल्व नहीं कर पाती है। तो इसके लिए हम लोग आपस में बैठकर उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से सुलझा सकते हैं। इसलिए ऐसा जरूरी समझा गया है, क्योंकि लोगों को, लोकल लोग जो होते हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, बाशिंदे हैं, उनको अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए। जैसे मान लो कि अपना गांव है या अपना स्कूल की अगर हम अपन बात करें, स्कूल के डेवलपमेंट की बात करें, तो स्कूल लगभग 30 एकड़ में तो फैला हुआ है, लेकिन मैक्सिमम एरिया इसका वाटर लॉगिंग है। पानी हमेशा, अभी जैसे बारिश हुई, 2 दिन बारिश होती है तो पूरा घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता है सब जगह। तो पहला काम इसका डेवलपमेंट के लिए, सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि जो जमीन है उसको थोड़ा सा तकरीबन 1 फीट 2 फीट तक ऊपर उठाया जाए। कम से कम इतना तो किया जाए। इतने बड़े एरिया में मिट्टी डाली जानी चाहिए जिससे वो ऊपर उठ जाए। फिर इसके बाद जो नालियां हैं, पानी को की निकासी के लिए वो नालियां होना जरूरी है ना। फिर जो रोड है वो टूटी फूटी है, रोड को सही करना चाहिए। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं। तो किसी भी गांव में, तुम्हारे भी गांव में हो सकता है, तुम्हारे शहर में ऐसा हो सकता है। तो जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वही ज़्यादा अच्छी तरीके से जान सकते हैं।
बजाय इसके कि हम लोकसभा में सांसद को जाकर कहें या विधानसभा में विधायक को जाकर कहें कि हमारे यहाँ ये समस्या है, तो ऐसी समस्या बताने वाले तो उनके पास ढेर सारे लोग आते हैं रोज। तो छोटे छोटे एरिया की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। इसका सॉल्यूशन ये समझा गया कि एक थर्ड टायर या तीसरे स्तर की सरकार को बनाया जाना चाहिए, जिससे क्योंकि उनको लोकल लोगों को अपनी समस्याओं की अच्छी जानकारी होती है और किन चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है, इस सब चीज़ों के बारे में वो लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। ठीक है ना। तो विकेंद्रीकरण की जरूरत, इसी को कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत हमारे संविधान में स्वीकार की गई है। संविधान में भी लिखा हुआ है जो फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारे मौलिक अधिकार जो है ना, उसके बाद मौलिक कर्तव्य है और नीति निर्देशक तत्व है। मेन नीति निर्देशक तत्व या फंडामेंटल ड्यूटीज, कर्तव्य, ये कर्तव्य राज्य के हैं कि अगर अच्छी कंडीशन बनी, इसको ध्यान से समझना, तुम लोगों को सबको मौलिक अधिकार तो मालूम है क्या होते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व, ये एलिमेंट्स जो होते हैं, इसके बारे में नहीं जानकारी है। तो ये बेसिकली ऐसे चीजें लिखी हुई हैं इसमें कि जो सरकार को करना चाहिए। ठीक है ना, सरकार को करना चाहिए। तो उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं कि जैसे स्त्री पुरुष दोनों बराबर बराबर इनको पावर मिले, इनको जितना वेतन पुरुष को मिल रहा है उतना ही वेतन स्त्रियों को मिले, बच्चों को फ्री शिक्षा मिले, है ना। और उसी में लिखा था कि पंचायतों का निर्माण हो। तो ये समझ लो कि 1950 के बाद कई राज्यों में पंचायतें बनी थीं, कई राज्यों में पंचायतें थीं और चुनाव भी होते थे, लेकिन उनके पावर संविधान ने नहीं दिए थे, बल्कि राज्य सरकार ने अपनी मर्जी से कुछ छोटे मोटे पावर उनको दिए थे, जैसे इंग्लैंड में दिए जाते हैं। और उन पावर को वो राज्य सरकार जब चाहे तब छीन लेती थी। तो कोई परमानेंट पंचायत भारत में नहीं थी पहले, कुल मिलाकर इतनी सी बात है। तो उसके बाद फिर 1992 में संविधान में संशोधन किया गया और उसके बाद पंचायतों और नगर पालिकाओं का डायरेक्ट इलेक्शन होने लगा। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम कब उठाया गया? 1992 में। थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी इसको कहते हैं, यानी तीसरा स्तर, थर्ड लेयर ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है। अब इसमें वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक्चुअली में बड़ा कदम 92 में उठाया गया। तो इस तीसरे स्तर को ज्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली बनाया गया। पहले प्रभावशाली नहीं था। प्रभावशाली इसलिए नहीं था कि पंचायतें थी लेकिन उनको पावर राज्य सरकार दे रही थी, संविधान ने नहीं दिया था। इसको, इस बात को समझो ध्यान से ना, कि एक तो होता है संविधान से हमको पावर मिलना और एक होता है राज्य सरकार से पावर मिलना। तो संविधान से अगर हमको पावर मिला है तो उस पावर को कोई भी सरकार नहीं हटा सकती। लेकिन अगर सरकार से, राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से पावर मिला है, तो क्योंकि उनसे पावर मिला है तो जब चाहे तब वो ले सकते हैं, है ना। तो 92 में क्या हुआ? संशोधन हुआ संविधान में और उसमें पंचायतों को अधिकार दिए गए। ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या अधिकार थे? स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना। अब कंपल्सरी हो गया कि अब नियमित हमको रेगुलर इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा। जो निर्वाचित स्वशासी निकाय हैं, यानी पंचायतें हैं और क्या बोलते हैं इसको, नगर निगम, नगर पालिकाएं हैं, उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों, इनके लिए सीटें भी रिजर्व की गई हैं। ठीक है ना। और साथ में कम से कम 1/3 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। ठीक है ना। 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है कम से कम। और साथ में हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग, एक नई संस्था का गठन किया गया है, राज्य चुनाव आयोग। पहले इलेक्शन कमिश्नर, भारत में एक ही इलेक्शन कमीशन था जो पूरे देश भर में विधानसभा के चुनाव करवाता था और केंद्र के लोकसभा के चुनाव करवाता था। ठीक है। अब क्या हो गया? राज्यों के चुनाव आयोग बना दिए गए। तो राज्यों के चुनाव आयोग क्या काम करते हैं? उस राज्य में जो पंचायत है और नगर निगम, नगर पालिकाएं हैं, उनका इलेक्शन कराने का काम ये लोग करते हैं। ठीक है। अब राज्य सरकारों को अपने राजस्व, अपना फाइनेंस, जो भी पैसा उनके पास होता है और जो उनके पास अधिकार है, उनका कुछ हिस्सा
इन को यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं को देना पड़ता है। जैसे मान लो 57 टॉपिक हैं राज्य सूची में से, तो उसमें से 10, 12 या 15 टॉपिक जो संविधान में लिखे हुए हैं कि इतने इतने डेवलपमेंट के टॉपिक, ये टॉपिक इन लोकल गवर्नमेंट को देना है। लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायत और नगर निगम या नगर पालिका, इनको देना है, ठीक है ना। तो गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्थाओं को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। हर गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। ये ग्राम पंचायत एक तरह की परिषद है, काउंसिल है ना, जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होते हैं। अब इन सदस्यों को वार्डों से चुना जाता है। तुम लोगों ने देखा होगा, तुम लोगों के गांव के आसपास कुछ वार्ड बने होते हैं, वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4। तो इन वार्डों से चुने जाते हैं जो लोग, उनको क्या कहते हैं, पंच कहते हैं। वार्डों से चुने जाने वाले लोगों को पंच कहा जाता है। और इन पंचों को मिलाकर एक काउंसिल बनती है, और उन काउंसिल का, एक परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो सरपंच होता है, ठीक है ना। तो अध्यक्ष जो होता है वो सरपंच कहा गया। अब इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। जैसे कि विधानसभा या लोकसभा का इलेक्शन होता है ना, उसी तरह से इनका भी इलेक्शन होता है। पूरे वयस्क लोग यानी 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग इसके लिए वोटिंग करते हैं, और पूरे पंचायत के लिए यही फैसला लेने वाली संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। और पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। अब ग्राम सभा अलग चीज होती है, ठीक है ना। ग्राम सभा क्या होती है, गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। एक गांव में मान लो कि 5,000 लोग हैं, तो वोटर्स की बात कर रहा हूँ मैं, वोटर्स, तो वो सभी वोटर्स इसके सदस्य होते हैं। किसके सदस्य होते हैं, ग्राम सभा के। यानी क्या हो गया, सबसे बड़ी हो गई ग्राम सभा। एक गांव में 5,000 वोटर हैं, उन 5,000 वोटर की एक ग्राम सभा हो गई, ठीक है ना। उस ग्राम सभा के अंदर अलग अलग गांव हैं, और उन गांव में से या वार्ड हैं, उन वार्ड में हर वार्ड से एक एक पंच चुना गया, ठीक है ना। मान लो कि 5,000 लोग ग्राम सभा में हैं, और 500 लोग पंच हो गए, सॉरी 50 लोग पंच हो गए। ये पंच कौन थे, जो अलग अलग वार्ड से चुने गए थे। जैसे मान लो उस गांव में 50 वार्ड थे, तो हर वार्ड से एक पंच चुना गया, तो टोटल 50 पंच हो गए। अब इन पंचों पर एक सरपंच होगा। यानी एक गांव में ये कंडीशन होती है ना। क्या क्या कंडीशन होती है, इसको फिर से देखें कि सबसे पहले 5,000 वोटर हैं मान लो एक गांव में, तो वो वोटर क्या होंगे, ग्राम सभा के सदस्य कहलाएंगे, ठीक है ना। इसको चाहो तो तुम लोग एक पाई चार्ट बनाकर लिख भी सकते हो कि 5,000 लोग ग्राम सभा के मेंबर हैं। फिर इसके बाद मान लो कि उस गांव में 50 वार्ड है, तो हर वार्ड से एक एक पंच चुनकर आएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, 50 पंच हो गए, ठीक है ना। अब उन 50 पंचों का एक जो अध्यक्ष होता है, उसी अध्यक्ष को हम सरपंच कहते हैं। इस तरह से ग्राम सभा बन गई, ठीक। अब गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं, और इसको ग्राम पंचायत का जो बजट होता है उसको पास कराना होता है। जैसे मान लो कि अपना गांव है एक, कोई सा भी, मान लो पालमपुर अपना गांव है, और उसमें हमको रोड बनानी है, नालियां बनानी है, नहरें बनानी है। तो इसके लिए आपस में ग्राम सभा के सदस्यों के साथ में बहस होगी, बातचीत होगी, कितना पैसा आएगा उसका पूरा पूरा ब्यौरा लिखकर फिर गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। फिर गवर्नमेंट वो पैसा हमको देगी, सरपंच को देगी, और सरपंच वो काम फिर पूरा करवाएगा। इस तरह से इनका काम चलता है। तो इनके कामकाज की समीक्षा भी होती है, और साल में कम से कम 2 या 3 बैठकें भी इनकी होती रहती हैं, ठीक है ना। अब इस पर आते हैं जिला स्तर पर। अभी अपन ने गांव के स्तर की बात की। अब लोकल गवर्नमेंट का जो ढांचा होता है जिला स्तर तक का होता है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है ना। अब सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, सरपंच। उससे बड़ी यूनिट क्या हो गई, पंच, 50 थे। उससे बड़ी इकाई क्या हो गई, ग्राम सभा, जिसमें 5,000 लोग थे, और ये हर गांव में होते हैं, ठीक है ना। पंच, सरपंच, पंच और ग्राम सभा, ये हर गांव में हो गए। अब इसके ऊपर क्या होता है कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत समिति बनती है। पंचायत समिति मान लो अपने जिले में टोटल 50 गांव है, तो 50 गांव है, तो पंचायत समिति जो बनेगी, इन 50 गांव से मिलकर पंचायत समिति बनेगी। इसको सॉरी ब्लॉक स्तर पर, जैसे बाड़ी ब्लॉक हो गया, या सिलवानी उदयपुरा ब्लॉक हो गया, या बेगमगंज गैरतगंज ब्लॉक हो गया, तो एक ब्लॉक स्तर पर
मान लो 50 गांव हैं तो 50 गांव की एक समिति बनेगी, ठीक है ना। तो ये मंडल या प्रखंड स्तरीय समिति भी कह सकते हैं इसको, मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत। वो किस लेवल की होती है मंडल वाली? ब्लॉक लेवल की होती है। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। पंचायत सदस्य कौन होंगे? जो भी पंच लोग होंगे ना, वो पंच लोग ब्लॉक स्तर के चीफ को चुनेंगे। किसी भी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर, अब ये पंचायत समितियां बन गई, अलग अलग ब्लॉक की पंचायत समितियां। अपने यहाँ मान लो कि 8 ब्लॉक हैं तो 8 पंचायत समितियां बन गई। अब इन 8 पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद जिले में, ठीक है ना, एक पूरे जिले में फैली हुई होती है। जिला परिषद का गठन हुआ। जिला परिषद में उस जिले से, अच्छा, केवल जिला परिषद में जो ब्लॉक से चुने हुए प्रतिनिधि हैं वही नहीं रहते, बल्कि उसमें हमारे जिले के, क्योंकि जिला परिषद है ना, तो इसमें से जो विधानसभा के जो लोग चुने गए हैं, जो लोकसभा के लोग चुने गए हैं, वो लोग भी इसमें शामिल होते हैं जिला परिषद में, ठीक है ना। लोकसभा के और एमएलए, एमएलए का मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा के लोग भी इसमें चुने हुए होते हैं। और साथ में कुछ अधिकारी भी, कुछ ऑफिसर्स लोग भी, आईएएस लोग भी इस जिला परिषद में होते हैं। और जिला परिषद का प्रमुख, जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। तो वो कौन होता है? जिला परिषद का प्रमुख नॉर्मली उस जिले का जो सांसद होता है, जो संसद सदस्य होता है, वो जिला परिषद का प्रमुख होता है। तो इस तरह से लोकल बॉडी बनती है, लोकल गवर्नमेंट, और नीचे से लेकर ऊपर तक एक इस तरह से पूरी चेन बनी हुई है, ठीक है। इसी तरह से ये तो गांव की बात हो गई। इसी तरह से शहरों में भी काम होता है। शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है। उसमें नगर पालिका और नगर निगम, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। तो शहरों को भी बड़े बड़े अलग अलग वार्ड में बांटा गया है। बड़े शहरों में यानी कम से कम 1 लाख से ज़्यादा जिसमें जनसंख्या हो, वहाँ पर ये काम नगर निगम करती है, 1 लाख से ऊपर। और 1 लाख से कम जहाँ पर हो, वहाँ पर नगर पालिका काम करती है, ठीक है ना। तो नगर निगम और नगर पालिका, ये दोनों जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इनको कौन कंट्रोल करता है? दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। यानी जैसे गांव में सरपंच के लिए, पंच के लिए इलेक्शन हुए थे, वैसे ही यहाँ पर शहरों में पार्षद के लिए, पार्षद कहते हैं उस व्यक्ति को जो वार्ड का प्रतिनिधि होता है, पार्षद के लिए चुनाव होते हैं। जैसे मान लो अपन रायसेन की बात करें, तो रायसेन में मान लो कि 80 वार्ड है, तो हर वार्ड से एक एक पार्षद चुना जाएगा, ठीक है ना। अब नगर निगम का जो सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है, उस पदाधिकारी को मेयर कहते हैं, मेयर, NAYER, मेयर, ठीक है ना। तो जो सबसे बड़ा ऑफिसर होगा उसको मेयर कहेंगे, MAYOR, ठीक है ना। इस तरह से शहर में निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे अच्छा बड़ा प्रयोग है। इतना बड़ा प्रयोग और पूरी दुनिया भर में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। सोचो, 36 लाख लोगों का चुनाव, 36 लाख प्रतिनिधि का चुनाव होता है। यह संख्या अपने आप में ही दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज्यादा है। कई देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 10 लाख, 15 लाख और 20 लाख के आसपास है, लेकिन यहाँ तो 36 लाख लोगों का तो चुनाव ही हो रहा है अपने देश में। तो स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी, महिलाओं की आवाज़ को भी मजबूत किया है। बहरहाल इन सब के बावजूद भी अनेक परेशानियां कायम हैं। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं, लोग बड़े उत्साह से इसमें भाग भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती। और अधिकांश राज्य सरकारों ने पूरे पर्याप्त अधिकार भी नहीं दिए हैं। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से काफ़ी दूर हैं। ये ब्राज़ील का एक्सपेरिमेंट है। ये नॉर्मली तुम लोगों की बुक में दिया हुआ है, ब्राज़ील एक्सपेरिमेंट। ब्राज़ील में क्या हुआ था? ब्राज़ील का एक शहर था, उसको शॉर्टकट में समझा देता हूँ, पोर्तो एलेग्रे। यहाँ पर एक विलक्षण प्रयोग था। यहाँ पर एक नगर परिषद के बराबर एक संगठन खड़ा किया गया और वास्तविक फैसले लेने का अधिकार
शहर में करीब 13 लाख लोग हैं जो अपने शहर का बजट तैयार करते हैं। शहर को अनेक छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया है, जिसे हम वार्ड कहते हैं। सबकी अपनी अपनी बैठकें होती हैं, जिसका स्वरूप ग्राम सभा की तरह होता है, और इसमें उस इलाके के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं। फिर कुछ बैठकें पूरे शहर को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर होती हैं, और उसमें शहर का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है। खुली बैठकें होती हैं, खुलेआम बैठकें, बंद कमरों में नहीं होती। इसमें शहर के बजट पर चर्चा होती है, हर कोई व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है, और जो भी प्रस्ताव होते हैं उनको नगर पालिका के सामने पेश किया जाता है, जो अंतिम फैसला देती है। हर साल फैसला लेने वाली इस प्रक्रिया में करीब 20,000 लोग हिस्सा लेते हैं। इस तरीकों को अपनाने से यह सुनिश्चित हो गया है कि बजट को सिर्फ अमीर लोगों के ऊपर खर्च नहीं किया जाएगा, सभी गरीब बस्तियों तक बसेती हैं, और गरीबों के लिए काफ़ी काम हो रहे हैं कुल मिलाकर के। ठीक है ना। अपने देश में भी केरल में कुछ इलाकों पर ऐसे प्रयोग किए गए हैं, और लोगों ने अपनी भागीदारी उसमें दिखाई है। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब तुम लोग जिस एरिया में रहते हो, गांव में या शहर में, चाहे गांव में रह रहे हो या शहर में रह रहे हो, उसमें डिटेल लिखना है। अगर गांव में रहते हो तो अपना पंच, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य कौन कौन है, जिला परिषद के अध्यक्ष कौन कौन है, इनके नाम तुमको लिखने हैं। ये भी पता करना है कि ग्राम सभा की पिछली बैठक कब हुई थी और उसमें कितने लोगों ने भागीदारी की थी। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपका काउंसलर कौन है ना, नगर निगम नगर पालिका प्रमुख कौन है, अपनी नगर पालिका या नगर निगम के बजट का खर्चा कितना है, और सबसे ज़्यादा खर्चा किस चीज़ में होता है, ये भी तुम लोगों को पता करना है। ये असाइनमेंट है, ठीक है ना। और इसके साथ ही ये चैप्टर अपना यहीं पर ख़त्म होता है।